ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैंने आपको वो भी एनर्जी के टाइप्स बताए थे, लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी कर रहे हैं। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द मोशन, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसी एनर्जी जो उस ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण है, पोजीशन के कारण है, शेप के कारण है या कॉन्फ़िगरेशन के कारण है, उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। तो मोशन के कारण, अब देखो इसमें कैटेगराइजेशन हो जाएगा, टाइप्स बन जाएंगे। मोशन के कारण जो एनर्जी होगी उस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण और शेप के कारण जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम लोग क्या बोल देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी मोशन के कारण हो, पोजीशन के कारण हो, कॉन्फ़िगरेशन के कारण हो या शेप के कारण हो, उन सारी एनर्जीज को क्या बोला जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी बोला जाएगा। एक डेफिनेशन और बताई थी मैंने मैकेनिकल एनर्जी की, द एनर्जी विच कैन अप्लाई द फोर्स एंड डू द डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। इसका मतलब उसके अंदर मैकेनिकल वर्क करने की कैपेसिटी है। दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम मैकेनिकल एनर्जी। जैसे हम लोग स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, स्प्रिंग की शेप चेंज करके हम उसमें एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। देखिए कैसे स्टोर करेंगे? वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि हम स्प्रिंग की शेप को, उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक सरफेस है जिसके साथ हम एक स्प्रिंग को फिक्स करेंगे। सो हियर दिस इज द स्प्रिंग एंड ए मास इज सस्पेंडेड टू दिस स्प्रिंग। एक मास को हमने इसके साथ फिक्स कर दिया। अभी ये जो स्प्रिंग है ये कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस पे वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन करने का क्या तरीका है? आप इस ऑब्जेक्ट को उठाइए और कंप्रेस करना स्टार्ट कर दीजिए, इसको पुश करना स्टार्ट कर दीजिए। पुश करने से स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तो जब आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेस होगा। अब सेकंड पोजीशन देखिए क्या बनेगी। सेकंड कंडीशन में ये स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस्ड कंडीशन में दिखाएंगे। ये स्प्रिंग इस तरह से हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट आ चुका है यहाँ पर। तो हमने यहाँ से यहाँ तक क्या किया? ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके इसको डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने पर मैंने इस पे वर्क डन किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई एम डूइंग द वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो जब मैं फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, इसके ऊपर मैं वर्क डन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 10 जूल का वर्क डन किया इस ऑब्जेक्ट को इधर पुश करने में। तो ये जो 10 जूल का वर्क डन है ये इसके अंदर स्टोर रहेगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी पोजीशन पहले यहाँ थी, यहाँ से हमने इसकी पोजीशन ये कर दी और इस समय पर जो वर्क डन किया मैंने वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एनर्जी इसमें स्टोर रहेगी कब तक? जब तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, जब तक मैं इसको यहाँ पर फिक्स रखूंगा। जैसे रिलीज करूंगा क्या होगा? यहाँ पर स्प्रिंग अपनी शेप को रीगेन करना चाहेगा। शेप को रीगेन करने के लिए वो एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रीस्टोरिंग मतलब रीस्टोर करना, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आना। तो जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो स्प्रिंग की शेप चेंज होती है और शेप चेंज होने पर एक उसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा, अब रीस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। फोर्स लगने पर फिर डिस्प्लेस होगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से इस तरह से आगे निकल जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, कंप्रेस करने में मेरे को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, मतलब वर्क डन करता हूँ। और 10 जूल का वर्क डन किया तो इसकी 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। जितना वर्क डन करते हैं वही उसकी एनर्जी है। तो 10 जूल वर्क डन करने पर इसमें 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये एनर्जी दोबारा कब मिलेगी? जब हम इसको रिलीज करेंगे। जैसे रिलीज करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा। फोर्स लगने से ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इस केस में फिर से क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। तो जो 10 जूल की यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या कर सकती है? वो 10 जूल का फिर से वर्क डन कर सकती है। ओके, तो हमने इसके कॉन्फ़िगरेशन को, इसकी शेप को चेंज करके इसके अंदर क्या स्टोर की? एनर्जी स्टोर की।
तो मोशन के कारण एनर्जी हो, पोजीशन के कारण हो, कॉन्फ़िगरेशन के कारण हो, शेप के कारण हो, उन सारी एनर्जीज को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और फिर हम इसकी कैटेगरी डिवाइड कर देंगे। मोशन के कारण जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन और शेप के कारण जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों का जो सम होगा उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन और बनेगी, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ओके, अब हम इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी 2-3 बार स्टडी कर चुके हैं। तो पहले मोशन के कारण एनर्जी पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग तरीके से स्टोर की जा सकती है। ग्रेविटी के कारण जो एनर्जी स्टोर होगी उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। चार्जेस के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो एनर्जी स्टोर होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग तरीके से स्टोर की जा सकती है। अभी हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं। तो मोशन से रिलेटेड जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। so kinetic energy is the type of mechanical energy. So we are going to discuss type of mechanical energy. फर्स्ट टाइप है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी बताया मैंने, द एनर्जी possessed by the object, the energy possessed by object due to its motion। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के कारण जो एनर्जी अपने पास रखता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब ये काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकती है, तो अब हम इसके एग्जांपल्स के बारे में लिखते हैं। एग्जांपल्स इसमें आएंगे फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, एक जहाज जो उड़ रहा है हाई स्पीड पर, मोशन में है, हाई स्पीड पर है, मोशन में है। ओके, इसके अलावा मूविंग व्हीकल्स, मूविंग कार्स लिख सकते हैं इसमें, जो कार मूव कर रही है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, जिसको जो ग्रेविटी के इफेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है वो भी मोशन में होगा। तो मोशन में है तो उसके अंदर भी एनर्जी होगी, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर एनर्जी होती है। इसके अलावा मूविंग फिशेज, जो फिशेज हैं वो वाटर के अंदर क्या करती हैं, मूव करती हैं, तो उनके अंदर भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। फ्लोइंग वाटर, रिवर्स के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है तो मतलब वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और वाटर के पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो मोशन के कारण जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो सारे एग्जांपल लिखे गए हैं इन सब के अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट मूव कर रहे हैं, कार्स मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, फिशेस मूव कर रही हैं, जो वाटर है वो रिवर के अंदर फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब। तो मोशन के कारण जो एनर्जीज है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो सिंबल हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे, इसका सिंबल जो हम यूज करेंगे वो लिखेंगे एनर्जी, और इसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे के। एक होती है सुपरस्क्रिप्ट, एक होती है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि जो भी आपने लिखा वो उसके यहाँ पर बॉटम में लिखेंगे, और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है पावर में। पावर लिखते हैं ना, जैसे ई लिखा और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया तो आप इसको ई स्क्वायर बोलोगे। तो दिस इज पावर, दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। तो ये जो सिंबल लगा रहे हैं के का, वो हम लोग सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे या सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, तो आंसर है सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। सो दिस इज द सिंबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ई के, काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाने के बाद में हम फिर इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी काइनेटिक एनर्जी है ये कैसे बता सकते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग इसके डेरिवेशन पे आते हैं। वो डेरिवेशन में हम लोग सीखते हैं
काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आंसर ये है कि काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको किसी भी एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कितना वर्क डन कर पा रहा है या हम ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली एनर्जी के हम जितने भी फॉर्मूलाज इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारे डेरिवेशन, वो सारे फॉर्मूलाज का जो फॉर्मेशन है वो किससे स्टार्ट होगा, वो वर्क डन से स्टार्ट होगा। अब इसके लिए मैं कुछ कंडीशंस लेता हूँ। कंडीशंस देखिए ये है। सबसे पहली बात, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। अब यहाँ पर मैं फ्रिक्शनलेस सरफेस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस ना हो, डिसिपेट ना हो। मान लो मैं ऑब्जेक्ट पे 10 जूल का वर्क करूंगा तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी 10 जूल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर फ्रिक्शन होता है इस सरफेस पे तो उस केस में आप इस पे 10 जूल का वर्क करोगे, लेकिन आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट के पास 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सो दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है m। अभी ये है रेस्ट में। अगर ये रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, या हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये ऑलरेडी मोशन में था। ये ऑलरेडी मोशन में था, इसके पास कुछ ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी थी। अगर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी तो ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। तो ये u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने इस पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था, और ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से ऑलरेडी मोशन में था, मैंने इस पर फोर्स लगा करके इसको डिस्प्लेस किया, फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, तो हमने देखा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो चुकी है आफ्टर सम टाइम। तो जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, इसकी वेलोसिटी पहले u थी, धीरे धीरे इंक्रीज होकर के इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा कंसीडरेशन है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v है, एंड इट इज मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एंड द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जिस ऑब्जेक्ट में मोशन कर रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया, और जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा। तो यही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है, यही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है, यही डायरेक्शन फोर्स की है। ओके, अब हम लोग इसमें वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को u से v करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। कितना फोर्स लगाया ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। विद द हेल्प ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहली बात यहां पर हम लोग लिखेंगे यूजिंग second law of motion, the force applied on the object is given by, कितना फोर्स अप्लाई किया आपने, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा क्या यहाँ पे, तो आंसर है होगा एक्सेलरेशन। तो क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले वेलोसिटी u थी, बाद में वेलोसिटी v होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो इसका जो चेंज होगा वो कुछ टाइम के बाद ही आएगा। पहले u वेलोसिटी थी, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, और ये फोर्स कितने समय के लिए लगाया हमने, t टाइम के लिए लगाया। सो देयर इज एक्सेलरेशन, देयर इज एन एक्सेलरेशन। इसमें एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन से, विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये है सेकंड इक्वेशन, जिससे हम लोग फोर्स की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फोर्स तो हमने पता कर लिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये कितना डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग ऐसे इक्वेशन का यूज करेंगे जिसमें टाइम नहीं आए, टी नहीं आएगा। तो वो है लास्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as
v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फोर्स तो हम लोग सेकंड इक्वेशन से बता देंगे, थर्ड इक्वेशन से क्या पता करना है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हम लोग यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। 2a मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना लेंगे। सो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ये 2a मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में आ गया। ये किसकी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई डिस्प्लेसमेंट की। अब देखिए हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे कैलकुलेट किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब ये दोनों वैल्यूज कहां पुट कर देंगे, ये दोनों वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फोर्स की वैल्यू भी यहाँ रख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी यहाँ रख देते हैं। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, तो वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ये रहा फोर्स और ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने यहाँ पर कोस थीटा क्यों नहीं लिखा, कोस थीटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। कोस 0 कितना होता है, 1। तो पूरा फॉर्मूला लिखना है तो पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एफ एस कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ लिखेंगे एफ एस इंटू 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया था, फर्स्ट इक्वेशन। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से। फोर्स की जगह पे लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे ये देखो, ये फोर्स की जगह पे ma लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन पे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे ये लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, तो क्या रह जाएगा, डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय m। और m को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर डिवाइड बाय 2। बस यही तो फॉर्मूला है। अब ये जो डिवाइड बाय 2 है इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो मास इंटू एक्सेलरेशन था और मल्टीप्लाई में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a था, इसमें हमने a से a कैंसिल कर दिया और ये m रह गया डिवाइड बाय 2 रह गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये m को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। ये जो डिवाइड बाई 2 है इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा उसकी वेलोसिटी को u से v करने के लिए। और ये जो वर्क डन है यही तो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लोग डेल्टा k से लिखेंगे। डेल्टा k का मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जहां पर भी डेल्टा वर्ड आ गया इसका मतलब चेंज की बात की जा रही है। तो पहले इसकी एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, बाद में इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल से। तो इस समय इसकी एनर्जी थी, इनिशियल कंडीशन में इसकी एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनली इसकी एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको बताना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, जितना हम उस पर वर्क डन करेंगे। कितना वर्क डन किया, हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। आप जितना वर्क डन करोगे ऑब्जेक्ट की एनर्जी में उतना ही चेंज होगा।
ओके क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो वर्क डन कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल में आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताएगा। वो ये बताएगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। वो एग्जांपल ये है कि अभी इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी 100 जूल की इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी 600 जूल हो गई। तो बताइए कितना वर्क डन किया। तो आंसर है 500 जूल का। ये 100 जूल की एनर्जी से मूव कर रहा था, मैंने इसके ऊपर 500 जूल का वर्क डन कर दिया। टोटल एनर्जी कितनी होगी? 600 जूल। टोटल एनर्जी कितनी होगी? 600। 100 जूल की एनर्जी इसकी खुद की थी, 500 जूल का वर्क डन कर दिया, टोटल एनर्जी हो जाएगी 600 जूल। अब कितना वर्क डन किया ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, या कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया ये कैसे पता करेंगे? तो हम लोग ये बताएंगे कि पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी ये थी, बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी ये थी। तो फॉर्मूला क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 600, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 100। तो 600 माइनस 100 कितना वर्क डन कर रहा हूँ? 500 जूल का। तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पे 500 जूल का वर्क डन करूंगा तो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? उसकी एनर्जी 500 जूल इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है फॉर्मूला, ये आपको बताएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होगा? किसके बराबर आएगा? वर्क डन के। कैलकुलेशन कैसे की थी? कैलकुलेशन करने का तरीका ये था कि हमने ऐसा माना था एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा है, उस पर फोर्स लगाएंगे मोशन की डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स की जगह पे ma लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिख देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह पर ma लिखा, डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट की, कैंसिल किया, सॉल्व किया, ये फॉर्मूला बन गया वर्क डन का। जो वर्क डन का फॉर्मूला है वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अब इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस के बारे में सुनिए। स्पेशल केस ये है कि इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। अगर इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो आएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर, यू की जगह पे जीरो लिखेंगे तो इनिशियल एनर्जी कितनी आएगी? सो इट्स इनिशियल एनर्जी इज जीरो और फाइनल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसकी फाइनल एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब क्या निकालोगे इसमें? वर्क डन बताओगे कितना आएगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? ये रहा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था, आपने उस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके आपने डिस्प्लेसमेंट किया, आपने इसके ऊपर वर्क डन किया, और जैसे ही वर्क डन किया, जितना वर्क डन किया वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई, और ये उस काइनेटिक एनर्जी से अब मूव कर रहे हैं। तो इस केस में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर इनिशियली वो रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो आएगी, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर जीरो लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, इसकी जगह पर हम लोग जीरो लिखते हैं, तो जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो होगा। सो W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, सो वर्क डन इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये जो वर्क डन है, इसी वर्क डन को क्या बोला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, आपने इस पर वर्क डन करके इसको मोशन में लेकर के आए, तो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, जब इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और वर्क डन करने से वो मोशन में आ जाता है, तब हम काइनेटिक एनर्जी बताएंगे उस ऑब्जेक्ट की इस फॉर्मूला से। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि ऑब्जेक्ट इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा था, फोर्स लगाने पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 20 मीटर पर सेकंड हो गई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पहले मोशन में था, अब उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है। तो इससे निकलेगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इससे आएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वही क्या होगा? वर्क डन होगा, कि वेलोसिटी चेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ा।